स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात किया, राइट। और हमने 5 डिफरेंट सीरीज के बारे में बात किया, लेमन, बाल्मर, पाश्चन, रिकेट एंड पीफेंट्स, राइट। अब हम एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके लिए ये सारे अटेम्प्ट हो रहे थे। कोशिशें थी कि आखिर एटम किन पार्टिकल से मिलकर कंस्टिट्यूट है, उसका बिहेवियर कैसा है, उस चीज़ को समझने के लिए जो साइंस कम्युनिटी थी वो बार बार लगातार कोशिश कर रही थी, राइट। तो रदरफोर्ड साहब का जो लास्ट मॉडल दिया गया था, क्योंकि हमने 2 ही एटॉमिक मॉडल के बारे में बात किया, जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल, जिनमें ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा प्रैक्टिकल रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल मिला। तो उसके ऊपर साइंस ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए, तो पहले उन पे बात करते हैं। एंड एक्चुअली द टॉपिक इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो द पॉइंट इज क्लियर, लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स, ठीक है। रदरफोर्ड साहब का क्या मानना था? रदरफोर्ड साहब का मानना था कि एटम के अंदर एक हाईली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर, राइट। और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट। ऐसा रदरफोर्ड साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया, राइट। और उन्होंने अपने इस एटॉमिक मॉडल को कंपेयर किया कि भाई मान लीजिए जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे +q है तो इसके ऊपर -q है, और ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के। सो आई राइट हियर Q1 और Q2। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, फिजिक्स में आपने बहुत कॉमनली इस लॉ के बारे में बात किया होगा, 10th क्लास में भी आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ समझाया गया था, राइट। और उसके बाद जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है K, राइट। ये किन्हीं भी 2 चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, राइट, जो कूलम्ब्स लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने कंपेयर किया अपने एटम को के बीच में लगने वाले, अपने एटम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स का सोलर सिस्टम के साथ है। और सोलर सिस्टम में हुबहू ऐसा ही होता है भाई कि बीच में सन है और उसके सन के चारों तरफ एक डेफिनेट पाथ के अंदर डिफरेंट जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं, राइट। और वो जो प्लैनेट है उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स directly proportional है mass of the 2 object and again the distance of separation, उनके बीच के डिस्टेंस का, राइट। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो F is equal to G m upon r square। m is the mass of one body and the other m is mass of other body and r is the distance between the 2 bodies, but these 2 terms are slightly different from each other. And how these 2 terms are different from each other? Because this is the force between 2 charged bodies and this is the force between 2 neutral bodies. This is the force between 2 very microscopic particles like proton and electron, and these force act between 2 massive body, बहुत बड़ी बड़ी बॉडी। आप लोग कंपेयर कीजिएगा सन और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, जिसकी वजह से रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल एंटायरली एक दूसरे से बहुत अलग तरह की फोर्सेज हैं, राइट। तो पहला चीज कंपेयर रदरफोर्ड साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल को इसी तरीके से किया था कि एटॉमिक मॉडल जो है वो बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा ही है, लेकिन सोलर सिस्टम के साथ और उसमें जो डिफरेंसेस था उस पर हमने इनिशियली बात कर लिया। लेकिन आपके दिमाग में जब रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल आए तो आपके दिमाग में सोलर सिस्टम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने जब अपना मॉडल दिया था तब तक 2 ही पार्टिकल के बारे में डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, राइट। और उनके बीच में लगने वाले इंट्रैक्शन के ऊपर ही रदरफोर्ड साहब ने डिस्कशन किया था। पॉइंट इज क्लियर, ओके। उसके तुरंत बाद क्या हुआ बेटा, मैक्सवेल साहब ने क्या किया, रदरफोर्ड साहब के मॉडल का एनालिसिस किया और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे
उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जब किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने वेल डिफाइंड पाथ के ऊपर, राइट। तो ये भी चार्ज बॉडी है और जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है वो भी चार्ज बॉडी है। तो जब ये बॉडी लगातार रिवॉल्व करेगी तो ये कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लॉस करेगी, कोई भी चीज, राइट। ये तो मानना है कि वो लगातार अगर मोशन में है तो वो फिर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करेगी, और अगर वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करेगी तो उसको आप यूं समझ सकते हो कि क्या होगा जब वो एनर्जी को ही लॉस करता जाएगा मूव करता, तो यूं समझिए कि ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट। और रिवॉल्व करते करते धीरे धीरे एनर्जी को वो लॉस करेगा, तो लॉस करने के प्रोसेस में वो न्यूक्लियस के और क्लोज आता जाएगा, इस तरह से वो रिवॉल्व करता जाएगा, और इस तरह से वो धीरे धीरे एक स्पाइरल पाथ बनाएगा। ये मैक्सवेल साहब रदरफोर्ड के मॉडल का एनालिसिस कर रहे थे और उस पर क्वेश्चन उठा रहे थे कि रदरफोर्ड साहब अगर इस तरह से मूव करेगा चार्ज बॉडी तो वो लगातार एक स्पाइरल पाथ बनाएगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के और क्लोज आता जाएगा और फाइनली वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल डाउन कर जाएगा। और जब वो फाइनली न्यूक्लियस के ऊपर फॉल डाउन कर जाएगा तो फिर सीधा सा मामला है कि एटम ही कोलैप्स कर जाएगा। एटम अनस्टेबल होगा, लेकिन एटम तो अनस्टेबल नहीं होता, एटम तो स्टेबल होता है। तो पहला फेलियर रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल का यही था कि जब मैक्सवेल साहब ने क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई भी चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लॉस करेगी, जब वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लॉस करेगी तो सीधा सा मामला है भाई कि वो धीरे धीरे स्पाइरल पाथ से होते हुए और वो चार्ज बॉडी न्यूक्लियस के ऊपर फॉल डाउन कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। एटम स्टेबल होता है और उसमें इस तरह का कोई फिनोमिना टेक्स प्लेस नहीं होता, पहली चीज। दूसरा चीज, आप लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, एटम का स्पेक्ट्रम, और एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में आपने एक बात क्लियर लिखा कि एटम के स्पेक्ट्रम कंटिन्यू नहीं होते, क्या होते हैं, डिसकंटिन्यू होते हैं, डिसकंटिन्यू होते हैं। इसका मतलब डिसकंटिन्यू अगर वो हैं तो वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट नहीं कर सकते। देखिए वो धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे हैं, जितना क्लोज आते जा रहे हैं उतना ही रेडिएशन क्या होता जा रहा है, एमिट होता जा रहा है। जितना क्लोज जाएंगे उतना ही वो रेडिएशंस को अपने रेडिएशंस को एमिट करते जाएंगे और लगातार रेडिएशन एमिट होगी तो फिर आपका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए था, कंटिन्यू होना चाहिए। जबकि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यू। दिस इज अनदर ऑब्जेक्शन ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पॉइंट इज क्लियर, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्लियर हो गया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। द पॉइंट्स आर क्लियर, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट के बारे में रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके ऊपर डाउट्स थे। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए 1913 में नील्स बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, और नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को एक बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल माना गया क्योंकि उसके ऊपर इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं थे जितने कि प्रीवियस थ्योरी थॉमसन साहब और रदरफोर्ड मॉडल के साहब के मॉडल्स के ऊपर थे। बाद में फर्दर रिसर्चेज हुई, उनके ऊपर भी जो ऑब्जेक्शन थे उनको भी क्लियर किया गया, और हमारा अभी मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है केमिस्ट्री के लिहाज से। तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, ओके। और बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल के बारे में आप लोगों को पता है, क्या पता है समझिए ध्यान से, बताते ही आपको याद आ जाएगा। बोहर साहब ने कहा कि एटम के अंदर हाईली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, राइट, और उसके अराउंड एक डेफिनेट पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इनडेफिनेट पाथ को आप लोग ऑर्बिट कह सकते हो, सेल भी कह सकते हो, राइट। और आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये फर्स्ट सेल है जिसको आप के सेल नाम दीजिए, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। आप लोग लोअर क्लासेस में 4 ही सेल के बारे में बात करते थे। अब आप और भी ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, के एल एम एन के बाद ओ लिखिएगा, पी लिखिएगा, जितना बनाना है बना लीजिए, ये खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है, राइट। सो
this is the first cell, so cell number 1, this is the second cell, cell number 2, this is the third cell, cell number 3, this is the fourth cell. N is equal to 4. So what is suggested by बोहर ने ये कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. पहला पॉइंट क्लियर है, राइट. अलग अलग पाथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं. ठीक है. हम लोगों ने लोअर क्लासेज में ये भी पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n स्क्वायर. याद कीजिए आप लोग अपनी प्रीवियस नॉलेज को कि अगर आपका k सेल है तो n की वैल्यू फर्स्ट सेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो डेफिनेटली इट इज 2 into 1 स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में. l सेल है, n की वैल्यू 2 है तो 2 into 2 स्क्वायर, सो दीज आर द 8 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड सेल m सेल है, n is equal to 3, so 2 into 3 square, so these are the 18 electrons. N, that is n is equal to 4, so 2 into 4 square, so this is 32. These are the general assumptions of Bohr. तो आपसे कोई पूछे कि किसी एटम के अंदर 100 सेल्स मौजूद हैं, total number of cells 100 cells. So how many maximum number of electrons are possible in 100 cells? So your answer is, if it have 100 cells, so 2 into 100 square. आप इसको solve कर लीजिएगा. So this is 2 0 0 0 0. इतना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा. So these are the imaginary things. हो सकता है विज्ञान आगे इतना प्रोग्रेस करे कि हम इन पॉइंट्स तक पहुंच जाएं, और हो सकता है किसी एटम के अंदर ऐसा भी है, लेकिन अभी तक किसी नॉन एलिमेंट के अंदर इस तरह की सिचुएशंस अकल्पनीय है, उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हम बहुत ज़्यादा आगे 4 5 6 7 सेल के बारे में ही पढ़ेंगे. उनसे आगे नहीं निकला तो 100 सेल पे पहुंच गए. तो क्लियर है बोहर्स मॉडल का पहला पॉइंट कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड पाथ के ऊपर रिवॉल्व करते हैं. होपफुली द पॉइंट. और ये चीज़ें वही हैं जो आप लोग 10th क्लास के अंदर बार बार डिस्कशन में ले. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, उन्होंने ये कहा कि हर ऑर्बिट की रेडियस डेफिनेट है. यूं ही नहीं है कि वो कहीं भी वो बना दोगे. डेफिनेट रेडियस, न्यूक्लियस के पॉइंट्स, डेफिनेट रेडियस. हम लोग रेडियस के बारे में बात करेंगे बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में कि कितनी डेफिनेट है, राइट. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट है उसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स है. हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है कि इस ऑर्बिट इतनी एनर्जी को करस्पॉन्ड करता है, इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी. हम लोग इस पॉइंट के ऊपर, इस बोहर मॉडल में इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे. 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. किन किन पॉइंट्स पे बात हो रहा है? रेडियस को लेकर बात हो रहा है. दूसरा पॉइंट किसको लेकर बात हो रहा है? एनर्जी को लेकर बात हो रहा है. तीसरा बोहर साहब ने ये कहा कि एनर्जी चेंज नहीं होता है. हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी है और फिक्स है. अपना एनर्जी है और फिक्स है, अपना एनर्जी और फिक्स है, अपना एनर्जी और फिक्स है. वो चेंज नहीं होता है. और वो चेंज होता तो फिर सीधा सा बात है, डिक्रीज होता और वो कोलैप्स कर जाता, राइट. तो जो रदरफोर्ड साहब का जो प्रॉब्लम था, जो मॉडल था, उस पर जो ऑब्जेक्शन था, उसको उन्होंने कवर किया. क्लियर हो गया? किस चीज़ से कवर किया? 3 पॉइंट्स क्लियर हुए. न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करते हैं वो क्या है? वो वेल डिफाइंड पाथ है. और वो वेल डिफाइंड पाथ है, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. उसको आप ऑर्बिट या सेल भी कह सकते हो, सेल या ऑर्बिट. वेल डिफाइंड पाथ आते ही ऑर्बिट या सेल आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. समझ में गए? और उसके बाद बात करते हैं भाई कि फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी. ये भी आप लोगों को ध्यान रखना. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. पॉइंट इज क्लियर. दूसरा इन रेडियस के बारे में और इंपॉर्टेंट है कि इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया है. बड़ा अच्छा चीज है स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब सिर्फ इतना ही है, या स्टेशनरी स्टेट कह सकते हो आप, ज्यादा प्रॉपर रहेगा. इसका सिर्फ इतना ही मतलब है स्टेशनरी स्टेट का कि एनर्जी स्टेशनरी है, वो हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स है. स्टेशनरी से कई बार हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो जाता है. स्टेशनरी से आप कह रहे हो सर इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है, फिर स्टेशनरी क्यों कह रहे हैं? तो हम कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टेशनरी नहीं कहा, ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो स्टेशनरी है. हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी रहेगी. जब वो उस लोअर से हायर में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा,
और जब वो हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी को एमिट करके आएगा, लेकिन जब वो इसमें है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, और जब वो इसमें है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, राइट। तो इसको स्टेशनरी स्टेट नाम दिया। स्टेशनरी स्टेट का मतलब समझ पा रहे हो आप? स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि फिक्स्ड एनर्जी का स्टेट, राइट। तो हर ऑर्बिट में एनर्जी जो है वो फिक्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अनदर पॉइंट। तो समझते जाइए भाई कि किस पॉइंट पे बात कर रहे थे। न्यूक्लियस है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड में वेल डिफाइंड पाथ, डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट रेडियस, स्टेशनरी स्टेट नाम। क्वेश्चन ये था कि कहीं भी क्या कोई ऑर्बिट बना सकते हो क्या? यहां भी हो सकता है क्या? यहां भी हो सकता है क्या? यहां भी हो सकता है क्या? इसके बारे में गौर साहब का ये मानना था कि नहीं, हर जगह नहीं हो सकता है, ये अपनी एक फिक्स पोजीशन पर होगा। और किस पोजीशन पर होगा? ये कहेगा केवल वही ऑर्बिट परमिटेड है। जैसे मान लीजिए आप यहां बनाओ, केवल वही ऑर्बिट परमिटेड है जिसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू mvr रिप्रेजेंट टू एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन है, फिजिक्स में आपने बहुत बात किया है, ठीक है। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, राइट। सर्कुलर पाथ पर उसी मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे आप। सो mvr जो है वो h/2π का होल नंबर मल्टीपल ही होगा। ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए h/2π की तो एक फिक्स वैल्यू है, राइट। और आप लोगों ने किसी का एंगुलर मोमेंटम निकाला, आपने ये कहा जी मास फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, रेडियस अगर हम इतनी ले लें तो क्या वो ऑर्बिट परमिटेड है? क्या वहां कोई ऑर्बिट बन सकता है? तो आप लोग वो mvr निकालोगे तो आप ये पाओगे कि वो mvr को जब आप h/2π से डिवाइड करोगे तो होल नंबर नहीं आएगा। यही तो मामला है, mvr को डिवाइड कर दो किससे? h/2π से। क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। अगर वो होल नंबर आ रहा है तो वहां पर ऑर्बिट परमिटेड है। पूछा भाई यहां ऑर्बिट परमिटेड है या नहीं है, तो आपको इसके ऊपर आप लोग mvr निकालोगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और फिर आप ये कहोगे कि भाई अब mvr को डिवाइड किया किससे? h/2π से, और होल नंबर आ गया। होल नंबर आ गया इसका मतलब ये ऑर्बिट परमिटेड है, यहाँ ऑर्बिट बन सकता है। तो ऑर्बिट के बारे में क्या मानना था बॉर साहब का? उन्होंने कहा था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम वैल्यू इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। क्लियर हो गया? तो आप इसको बहुत सरल से शब्दों में समझ सकते हो कि क्या ये वाला जो ऑर्बिट है, ये क्वेश्चन यूं पूछ ले कि क्या यहाँ पर कोई ऑर्बिट पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने कहा जो ऑर्बिट के बारे में पॉसिबल है, तो इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालिए और उसको h/2π से डिवाइड कीजिए। अगर कोई भी वैल्यू होल नंबर आ रही है तो वो ऑर्बिट परमिटेड है, और अगर कोई वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही तो वो ऑर्बिट परमिटेड नहीं है, वहां पर कोई ऑर्बिट नहीं बन सकता। प्रश्न आया कि क्या ये ऑर्बिट परमिटेड है? फिर वही बात आता है, इसके एंगुलर मोमेंटम को h/2π से डिवाइड कीजिए, और अगर होल नंबर आ रहा है तो परमिटेड, नहीं आ रहा तो परमिटेड नहीं है। दिस इज अनदर पॉइंट। ओके, सो दीज आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिनके बारे में हम वन बाय वन बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वेल डिफाइंड पाथ पर रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड रेडियस है, हर जगह ऑर्बिट नहीं बन सकता है। समझ रहे हो ना? ऑर्बिट केवल वहीं पर बनेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, जिस जगह एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू किसके होल नंबर मल्टीपल होगा, h/2π के होल नंबर मल्टीपल होगा। सो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ बोहर एटॉम। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि एनर्जी जब अगर चेंज होता है तो दो ही फॉर्म में चेंज होता है। मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑर्बिट के अंदर यहाँ मौजूद है, अगर वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो सीधा सा मतलब है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वो अगर हायर से लोअर में आएगा तो वो फिर एनर्जी को एमिट करेगा। तो एनर्जी तो दो ही तरीके से चेंज होगी, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो, और वो जब एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा तो। दो ही तरह से एनर्जी में चेंज आता है। क्या हो गया? आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जहां भी मौजूद है नॉर्मली वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है, और ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने पर अपने से हायर एनर्जी के स्टेट में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट।
ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस पर मौजूद कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने से हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। सो दिस इज न्यूक्लियस, ये पहले ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके और यहाँ चला गया। इसका मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है और जहां वो गया वो एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर हो गया? सो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और यहां से जंप करके यहां तक पहुंचा। एक्साइटेड स्टेट जो होती है बेटा वो अनस्टेबल होती है, तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत ही ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा और जब वापस आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था उस एनर्जी को एमिट कर देगा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था उस एनर्जी को एमिट कर देगा। मान लीजिए इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, तो आपको पता है ये हायर एनर्जी का है और ये लोअर एनर्जी का। तो कोई पूछे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई जब ये जंप किया, तो आपको भी दैट इज E2 माइनस E1, राइट। आपसे कहे कि वापस आया तब कितनी रिलीज हुई, सो अगेन E2 माइनस E1। सबको पता है जितनी एनर्जी यहां जाने के लिए चाहिए उतना ही वापस आएगा, तो एमिट कर देगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एनर्जी एमिट होती है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो ये भी पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी के स्टेट से दूसरे एनर्जी के स्टेट में जंप करता है, राइट, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है। सो क्वेश्चन आता है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी किसके बराबर है? तो आप कहोगे भाई वो दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी में जो डिफरेंस है, दोनों जो एनर्जी लेवल है उनके एनर्जी में जो डिफरेंस है उनके बराबर है। जैसे E2 माइनस E1 के बराबर है, E2 माइनस E1 के इक्वल हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो एनर्जी या एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है वो इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू लेवल, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। इनके जो लेवल में जो डिफरेंस है उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर टू हायर जा रहा है, आप समझिए फिर से न्यूक्लियस और ये आपका राइट, इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद था और जंप करके यहां चला गया, राइट। तो जंप करके इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया। दिस इज ग्राउंड स्टेट, एनर्जी E1, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी E2, एंड द डिफरेंस इन एनर्जी E2 माइनस E1, दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब टू जंप गया। सो दिस एनर्जी इज नॉट द कंटिन्यूअस एनर्जी, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे लेवल और हैं जिनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, राइट। एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी मिलने के बाद ही वो जंप करके यहां जाएगा। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, ध्यान दीजिएगा, अब वो जब वापिस यहां से और ग्राउंड स्टेट में वापिस आएगा तो वो उस पर्टिकुलर एनर्जी को एकदम से एमिट करेगा, यहां से यहां जंप करेगा, ना कि वो यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जिसके बारे में प्लैंक साहब ने बात किया था कि यू नहीं आएगा, सीधा यहां से यहां जंप करेगा। अगर वो यहां से यहां आता तो वो कंटिन्यूअसली डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट करता और जो स्पेक्ट्रम बनता वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता। ध्यान रखना, यहां से यहां जब वो आता यूं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता, लेकिन जब वो यहां से यहां जंप कर गया है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके इक्विवेलेंट वेवलेंथ रिलीज हुई है और जो स्पेक्ट्रम बना है वो कंटिन्यूअस नहीं बना, वो कैसा बना है? डिसकंटिन्यू बना है। ये भी बोहर साहब का एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था कि आखिर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यू क्यों है, किसी एटम के स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यू क्यों है। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रुकता है कहीं भी, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप करता है। वो हायर से लोअर पे आएगा, लोअर से उस लोअर पे आएगा, राइट। एक्साइटेड स्टेट टेम्परेरी होती हैं, राइट, और ग्राउंड स्टेट जो होता है वो उनका एक परमानेंट स्टेट होता है। ये जो एक्साइटेड स्टेट है इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय नहीं रुकता। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत ही अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन को एमिट करता है। दीज आर द जनरल फिनोमेना अबाउट। सो एनर्जी में चेंज किस तरह से आ रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत फिर से वही कहानी आपके सामने कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, n इज इक्वल टू 1, ये यहां से जंप करके यहां जाता है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहां से जंप करके यहां गया तो इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बीच में कोई रुक नहीं सकता, अगले वाले रुक जाएगा। सो n1 to n2
दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड। अगर ये यहां से जंप करके यहां जाता है तो दैट इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उससे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट। अगर वो यहां से जंप करके यहां जाता है n1 to n3, राइट, n1 to n2 फर्स्ट, n1 to n3 सेकंड, n1 to n4, दैट इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, वहां पर जाएगा। और सबको पता है जब वो वापस आएगा तो उसी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा। दिस इज द पॉइंट, क्लियर हो गया। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जब वो वापस आएगा तो वो किस बात को फॉलो करेगा, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में जो हमने पीछे पढ़ा था उसका जस्टिफिकेशन मिला इसी पॉइंट से लेके। लेकिन एक बात क्लियर है कि n1 to n1 to 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, यहां से गया तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, यहां से गया तो थर्ड एक्साइटेड, तो दीज आर द डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट, राइट, ओके। अब मान लीजिए वो इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल के ऊपर गया, तो सीधा सा मतलब है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की आपको, E2 to E1, राइट, सेकंड और बिट की एनर्जी में से फर्स्ट की घटा दी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। और जब वो वापस आया तो इतना ही उसने क्या किया, एमिट किया, राइट। सो E2 to E1 इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा E एंड विच इज इक्वल टू SU h nu माइनस h nu, सो दैट इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय h nu, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसी फ्रीक्वेंसी की एमिट हुई है। सो दिस एनर्जी डिफरेंस इज E2 minus E1 डेल्टा E इज रिप्रेजेंटेड बाय h nu। द पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद यहां से जंप करके यहां गया, सो इट इज अगेन E3 minus E1 अगेन डेल्टा E, this is the difference, delta E dash लिख लीजिए, but this is not h nu, this is h nu dash, क्योंकि यहां पर अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब और एमिट हो रही है, यहां पर अलग फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन की लाइट एमिट और एब्जॉर्ब हो रही है। और जब वो E1 से E4 चला गया, सो हायर में से लोअर घटा E4 minus E1, सो डेल्टा E डबल डैश लिखिए, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय h nu डबल डैश। वो अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है जो एब्जॉर्ब हुई और जो वापस आने पर एमिट हुई। सो दीज आर द सिंपल पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ओके। और थोड़ा सा इसको सोल्व कीजिए, आप सब कहोगे भाई डेल्टा E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा E। क्लियर है, किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है, राइट, वो इसके hc अपॉन डेल्टा E के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर बताइए भाई डेल्टा E इज इक्वल टू h2, सो डेल्टा E डैश इज इक्वल टू hc अपॉन, राइट, सो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू, अगेन द पॉइंट इज कि लैम्डा डैश इज hc अपॉन डेल्टा E डैश, सो हियर लैम्डा hc अपॉन लैम्डा डैश, दिस इज लैम्डा डैश hc अपॉन डेल्टा E, राइट। यह बोलिए भाई डेल्टा E डबल डैश से रिप्रेजेंट कीजिए hc अपॉन लैम्डा डबल डैश, सो लैम्डा डबल डैश इज इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा E डबल डैश। सो दीज आर द सिंपल डेमोंस्ट्रेशन अबाउट बोहर कि भाई किस एनर्जी वेवलेंथ, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हो रही है और किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। दिस इज अनदर पॉइंट। अब एक क्वेश्चन ये आता है भाई कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, मान लीजिए इस एक्साइटेड स्टेट में E3 और यहां से वो E जंप करता है इसके ऊपर, तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही एमिट करेगा, और स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही एमिट करेगा तो उसका एक स्पेसिफिक कलर ऑब्टेन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम एक जगह पर जाकर बनना चाहिए था। जब वो मान लीजिए यहां से यहां आता तो एक पर्टिकुलर बनना चाहिए था, क्लियर हो गया। मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, अब वो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर यहां से मान लीजिए E2 से E1 पर जंप करके आया तो उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट की। अब हाइड्रोजन ने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट की तो एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस केस में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया लो प्रेशर पे रखे तो डिफरेंट वेवलेंथ्स के रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया गया, जिनमें कुछ तो आपके विजिबल लाइट में आ रहे थे
और कुछ जो थे उनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, जो आपके अदर स्पेक्ट्रम में आ रहे थे, दैट इज अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। अब प्रश्न आता है, हाइड्रोजन के एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक है, तो वो डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहे हैं? वायलेट पर भी कलर बन रहा था, ब्लू पर भी, येलो पर भी, रेड के ऊपर भी कलर ऑप्टेट हो रहा था। हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था कि जहां जहां जो स्पेसिफिक कलर की रेडिएशन वहां कलर बना था, बाकी जगह पर आपका वैकेंट स्पेस था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोग पढ़ के आए इस चीज को। तो प्रश्न आ रहा है भाई आखिर ये हुआ कैसे? क्लियर है? एक बात समझिए कि हाइड्रोजन का कोई भी अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वो हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं H2, और H2 के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम हैं, राइट? अब बहुत सारे एटम हाइड्रोजन के हैं, तो वो सभी जब उनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में रखा गया तो सभी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते, और जब सभी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते तो ये बात यूं है कि कुछ जंप करके ग्राउंड से फर्स्ट पे चले गए, कुछ जंप करके सेकंड पे चले गए, कुछ जंप करके उससे हायर पे चले गए, कुछ और आगे चले गए। फिर ठीक है, फिर ये वापस भी आएंगे, सभी अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेंगे। तो जब उनको स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो अलग अलग जगह स्पेक्ट्रम बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम भी बनेगा। पॉइंट इज क्लियर? सो प्रश्न क्यूरियस था, स्टूडेंट के दिमाग में आना भी चाहिए, और आपकी बुक में भी क्लियरली मेंशन किया होगा, आप पढ़ोगे तो, कि भाई सीधा सा प्रश्न था कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है, एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वही वापस आएगा, तो फिर इतने सारे स्पेक्ट्रम कैसे बन रहे हैं? लाइन, बहुत सारी लाइंस के स्पेक्ट्रम कैसे बन रहे हैं? आखिर ये सब स्पेक्ट्रम कैसे नजर आ रहे हैं? तो बहुत सिंपल सा जस्टिफिकेशन बोहर के द्वारा दिया गया कि भाई जो हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम्स हैं वो सभी इक्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अलग अलग लेवल पर वो जंप करके चले जाते हैं, और जब वो वापस उन लेवल से ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो वो फिर डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करते हैं, तो अलग अलग जगह उनके स्पेक्ट्रम होते हैं। सो फुली द पॉइंट इज क्लियर, राइट? कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम बन पा रहे हैं। दिस इज अनदर। दूसरा बात बोर साहब ने ये कहा कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन कहीं एक स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, मान लीजिए वो यहां पहुंच गया, तो अब वो जब ग्राउंड में आएगा तो वो एक जंप में भी वापस आ सकता है और एक से ज्यादा जंप में भी वापस आ सकता है, एक में भी वापस आ सकता है, एक से ज्यादा जंप में भी वापस आ सकता है। तो जब डिफरेंट जंप्स में यहां आएगा तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगी, यहां पर आएगा तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन यहां एमिट होगी, फिर यहां एमिट होगी, और यहां से आएगा तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की यहां एमिट होगी, स्पेसिफिक वेवलेंथ की यहां एमिट होगी, स्पेसिफिक वेवलेंथ की यहां एमिट, तो फिर डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वहां पर जाकर। अब किसी भी केस में कितने लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे उसको समझने का एक बहुत सरल सा तरीका है कि मान लीजिए हाइड्रोजन के केस में कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल पर जंप कर गया, कहां पर जंप कर गया? फोर्थ एनर्जी लेवल पर। कोई भी एग्जांपल ले लेते, जरूरी थोड़ा सा फोर्थ ले लेते, फर्स्ट ग्राउंड है, सेकंड, दिस इज द थर्ड एनर्जी लेवल, दिस इज द फोर्थ एनर्जी, दिस इज द फोर्थ। अब प्रश्न आता है कि वो फोर्थ से ग्राउंड स्टेट पर कैसे पहुंचेगा, वो फोर्थ से ग्राउंड स्टेट के ऊपर कैसे पहुंचेगा, कितने पाथ पॉसिबल है, और जितने पाथ पॉसिबल है उतना ही स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। सो दिस इज 4 3 2 1, सो 4 से 1 पे जंप कर सकता है, राइट? वो यूं भी कर सकता है कि वो 4 से 3 पर आए, राइट, और फिर 3 से 1 पे आ जाए, या फिर 4 से 3 पर आकर वो 3 से 2 पर आए और 2 से 1 पे जंप कर जाए, ये भी पॉसिबल है। एक बात ये भी हो सकता था कि वो 4 से 2 पर जंप करे और 2 से फिर 1 पे जंप करे, तो बहुत सारे पाथ बन गए। कितने पाथ बन गए? एक पाथ बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया, छठा बन गया, सातवां बन गया। लेकिन इसमें ये वाला रिपीट हो रहा है, बाकी तो सब अपना अपना, ये अलग वेवलेंथ है, ये अलग वेवलेंथ, ऐसा कहीं नहीं बना
ये वाला भी अलग वेवलेंथ है, कहीं भी नहीं बना, ये भी अलग वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ है अलग, लेकिन ये वाला 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको एक को आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम वेवलेंथ ही ऑब्जर्व होगी, तो इसका मतलब कुल लाइन स्पेक्ट्रम बने 6, इस वेवलेंथ का लाइन स्पेक्ट्रम, यहाँ से यहाँ, दूसरा इस वेवलेंथ का लाइन स्पेक्ट्रम, तीसरा इस वेवलेंथ का लाइन स्पेक्ट्रम, चौथा इस वेवलेंथ का लाइन स्पेक्ट्रम, पांचवा इस वेवलेंथ का, छठा इस वेवलेंथ का। दोबारा से समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हुआ क्या कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल पर मौजूद है, यूं समझ लीजिए, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1। सो 4 से 1 के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो कुल कितने लाइन के स्पेक्ट्रम बनेंगे, ये कहानी है जिसके ऊपर हमें बात करना है। प्रश्न आता है भाई कि जब वो 4 से सीधा 1 पे जंप करेगा, स्पेक्ट्रम नंबर 1 ऑब्टेन हो गया, पहले। दूसरा पाथ है कि वो 4 से जंप करे 3 के ऊपर और 3 से वो 1 के ऊपर जंप कर जाए। अनदर पॉसिबल अनदर पाथ कि 4 से वो जंप करे 2 के ऊपर और 2 से वो सीधा 1 के ऊपर जंप कर जाए। अनदर पॉसिबल वो 4 से करे 2 के ऊपर, 2 से करे 1 के ऊपर और 1 से करे 4 से 3 पर, 3 से 2 पर और 2 से 1 पे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप ड्रॉ करके देखिए। अब मामला आता है जो रिपीट हो रहा है ना, उसको हटा दीजिए, तो आप कहोगे ये दोनों एक ही स्पेक्ट्रम को दिखा रहे हैं, सो इसमें से किसी एक स्पेक्ट्रम को काउंट कर लेंगे। क्लियर हो गया, राइट। और बाकी स्पेक्ट्रम देखिए आप, बाकी स्पेक्ट्रम कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 और 6, कुल टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम बने 6। क्लियर है, तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि लाइन स्पेक्ट्रम निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, लाइन स्पेक्ट्रम निकालने का सिंपल फॉर्मूला, दैट इज n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो आप लोग इसको बहुत सिंपली लिख सकते हो, डेल्टा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को जंप करना है 4 और पहुंचना है कहां पर, 1 पर। सो डेल्टा n कितना हो गया, 3 हो गया। सो यू शुड कैलकुलेट डेल्टा n 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2। और आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, 2। सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड आर 6। तो एक बड़ा बहुत बार कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है भाई कि एक इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से 1st पर जंप करेगा, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी ऑब्टेन होगी। तो फिर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5th से जंप कर रहा है कौन से के ऊपर, 1 के ऊपर। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप बना के भी देख सकते हो कि ये ज्यादा लेंथी है। आप लोग सिंपल जाइए, डेल्टा n 4 इंटू डेल्टा n माइनस 1 दैट इज डेल्टा n प्लस 1, सो दैट इज 4 डेल्टा n और प्लस 1 दैट इज 5 डिवाइड बाई 2। सो इट इज टोटल नंबर ऑफ 10 स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो गए। आप लोग एक बार ऐसे फिगर बना के जरूर देखिएगा कि आप 10 बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, किस तरीके से जो रिपीट हो रहा है ना सेम टू सेम उसको मिटाते जाइए, थोड़ा समझने के लिए। हाँ ये वाला तो हम पहले कर चुके थे, राइट। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर ही पहुंचा जाए। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि एक 5 से जंप करके और 3rd पर आएगा तो कुल कितने स्पेक्ट्रम बनेंगे। सो अगेन n2 माइनस n1 दैट इज 2 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। चेक करिए, 1 2 3 4 5। सो 5 से आना है, कहाँ आना है, 3 पे आना है। तो क्या क्या बनेंगे भाई, कुल 3 स्पेक्ट्रम कैसे बनेंगे। पहला स्पेक्ट्रम 5 से 3 पर डायरेक्ट किया जाए, दूसरा स्पेक्ट्रम 5 से 4 पर आए और फिर 4 से कहाँ पर आए, 3 पर आए। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम निकालना हो आपसे कि कितने बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में यही था, बहुत सारे स्पेक्ट्रम बन रहे थे। तो उसको क्लियर किया, हाइड्रोजन में बहुत सारे, किसी भी सैंपल में बहुत सारे एटम्स होंगे, सभी एटम्स अलग अलग अमाउंट में एनर्जी को यूज करेंगे और फिर उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे, वापस आएंगे तो एमिट करेंगे तो अलग अलग वेवलेंथ,
क्या एमिट करेंगे, अलग अलग जगह स्पेक्ट्रम बनेगा। तो वही चीज क्लियर है कि पाथ जो है वो बहुत सारे होते हैं। सो दिस इज द अनदर पॉइंट, दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। अब इस पूरे टॉपिक को आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से भी कंपेयर कर लीजिए। और प्रीवियस नॉलेज क्या कहती है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करके और फर्स्ट लेवल पर जंप करता है, एनी टू फर्स्ट, तो समझ लीजिए ये लेमन की सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेमन की सीरीज का मतलब है, आप लोग याद कीजिए, लाल बहादुर, ठीक है भाई, याद कीजिए अपना स्टोरी, ठीक है। पहले ब्रेव पीएम ब्रैकेट एंड पीएम, और इसमें आपने क्या पढ़ा, N1 1 2 3 4 5 N2 that is 2 3 to infinity, 3 4 to infinity, 4 5 to infinity, 5 6 to infinity, 6 7 to infinity. This is frequency. और उसके बाद आप लोगों ने पूछा कि भाई कौन सा रेंज का लाइट, सो आपने यहाँ अल्ट्रावायलेट, दैट इज विजिबल एंड दैट इज इंफ्रारेड और इंफ्रारेड। अब प्रश्न आता है कि एनी टू वन जंप करे, सो इट रिप्रेजेंटेड बाय लेमन सीरीज, और एनी टू थर्ड जंप करे तो इट रिप्रेजेंटेड, जनरली रिप्रेजेंटेशन है पर्सन सीरीज को रिप्रेजेंट, और एनी टू जंप करके फिफ्थ लेवल पर आकर होकर, फिफ्थ मतलब फिफ्थ को ग्राउंड माना है, और आपको पता है फिफ्थ को ग्राउंड रिप्रेजेंट करने का काम किसने किया है, पीफंड लेवल ने किया है। तो क्लियर है, यानी अगर आपसे कहें कि फोर्थ लेवल से जंप करके सेकंड पे आया है, बाल्मर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स्थ से सेकंड पे आया है बाल्मर पे, यानी आपका पूरा फोकस यहां होना चाहिए कि कहां पर आएगा, ग्राउंड स्टेट किसको कह रहे हैं, समझ आ गया। सिक्स से जंप करके और वो आपका फर्स्ट पे आया है, लेमन सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, N1 फर्स्ट है, क्लियर हो गया। सो दीज आर द सिंपल रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा लाइन किस स्पेक्ट्रम के अंदर आएगा। सो बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर लिया, अभी खत्म नहीं हुआ बात। बोहर साहब ने किसी भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक आयंस के ऑर्बिट में जो एनर्जी है, उस ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में बात किया। यानी बोहर साहब ने किस पॉइंट पे बात किया कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के जो ऑर्बिट है, उन ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, यहाँ एनर्जी कितना होगा, ये एनर्जी, और इनकी रेडियस कितनी होगी, क्योंकि पहले ही केस में उन्होंने कहा डेफिनेट रेडियस एंड डेफिनेट एनर्जी। तो फिर तो भाई साइंस समझ पूछेगा ना, डेफिनेट एनर्जी तो कितना एनर्जी, डेफिनेट रेडियस तो कितना रेडियस, तो दोनों को उन्होंने अपना मैथमेटिकली प्रूफ दिया, राइट। उनके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। सो दिस इज द जनरल कंक्लूजन रदर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर साहब ने कहा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, वेल डिफाइंड पाथ है, एनर्जी अपने वेल डिफाइंड पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट टेम्परेरी है, वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, राइट। और कंटिन्यूस नहीं आते हैं, डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनता है तो वो जंप करके आते हैं, वो इस तरह से नहीं आते कि वो धीरे से आए और लगातार रेडिएशंस को इमिट करें। इसीलिए जो स्पेक्ट्रम बना वो डिसकंटिन्यूअस बना। और हमने लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर बात किया। इस प्रश्न का जवाब भी हमें मिला कि भाई बहुत सारी लाइन हाइड्रोजन के केस में क्यों बन रही थी, जबकि हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका जवाब हमें मिला, लाइन स्पेक्ट्रम हम निकाल सकते हैं किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में जंप करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम बोहर्स मॉडल। आगे हम बात करेंगे रेडियस और एनर्जी के बारे में। दैट्स ऑल।